ही नमस्कार। चौथा सेट में आज आपका स्वागत है। चौथे सेट में तो तीसरा सेट कंप्लीट हो गया था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जीएस पोर्शन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जनरल स्टडी जीएस। तो आपका क्या क्या हो गया था? हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गया था, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये सभी का हुआ, चारों विषय का जो है फुल एनालिसिस हो गया था, और जीएस का भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर से हम शुरू करेंगे, 31 से लेकर 70 तक, ये 40 नंबर क्वेश्चन रहेगा। तो 31 नंबर में है, इसमें मैथ होगा, 8-9 क्वेश्चन आपको मैथ मिलेगा। ठीक है, तो 5 बल्लों और 18 गेंदों की कीमत 6500 रुपया है। ठीक है, 6500। और 2 बल्लों और 20 गेंदों की कीमत 4200 है। एक बल्ला एक गेंद की कीमत पूछ रहे हैं। ठीक है, वैसे तो ऑप्शन में से ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन इसको निकाल के बताते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। 5 बल्ला है और 18 गेंद है। ठीक है, 5 बल्ला है, 18 बॉल है, बॉल गेंद ही देते हैं, गेंद। वहीं 2 बल्ला है और 20 गेंद है, और इसका है 6500। नया पेज लाना होगा, आप सब क्वेश्चन जो है अच्छा से देख लीजिए। और 4200 होगा इतना का मूल्य। तो इस प्रकार हो जाएगा, नया पेज ले लिए हैं। ठीक है, तो 5 बॉल और 18 गेंद का मूल्य है 6500 रुपया। ठीक है, और वहीं 2 बॉल और 20 गेंद का मूल्य है 4200 रुपया। तो इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 से इसको गुना कर देंगे, इसको 5 से गुना कर देंगे। यानी इसका गेंद से इसको, और इसका बॉल से इसको, इसका गेंद से इसको, या गेंद या बॉल किसी एक में से एक से गुना कर देंगे दोनों को आपस में। तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 बॉल, 18 दूनी 36 हो जाएगा। आप यहाँ देखिए, 36 गेंद हो जाएगा, 18 दूनी 36 बराबर हो जाएगा आपका 65 दूनी। तो ये हो जाएगा 65 दूनी हो जाएगा 19,000। ठीक है, 6500 और गुना 6500, तो यहाँ 19 नहीं होगा, सॉरी। तो 21 में 13 गया, कितना हुआ, 8000। ठीक है, 8, 21 में 13, 8 बचा। यानी इधर 0 0 0 3 0 आ जाएगा। 3 0 के बाद क्या है, 2 में 1 लिए, बचा तो 11 हुआ, 11 में 3 गया तो 8, तो माइनस कितना हुआ, 8000 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं -64 गेंद। अब माइनस तो इधर कट गया, बराबर के इस पार है, तो 64 गेंद बराबर 8000। अब इसको कटा देते हैं, इसका पूरा सोल्यूशन ये आ गया है। ठीक है, तो कितना था, 64 था, जी बराबर था 8000। अब इसको सोल्यूशन कर देते हैं। जी बराबर हो गया, ऐसे इधर से ही कट कर दीजिए, कट। तो ये हो गया 8 8 64, और ये 8 एकम 8, तो 1000 इधर हो गया। ठीक है, अब इसको यहाँ से फिर कट कर दीजिए, 2 से तो आराम से कट जाएगा, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, फिर 2 से आराम से कट जाएगा, 2 दूनी 4, इसका 250 हो गया। ठीक है, अब फिर हो जाएगा आपका जी बराबर 125 हो गया। यानी गेंद का मान हो गया 125। तो इस प्रकार था, तो इसका 2 हिस्सा करेंगे 250 को, तो 125 रुपया हो गया। तो गेंद बराबर क्या हुआ, तो गेंद का मान हो गया 125 रुपया। ठीक है, अब यही पहला समीकरण में बैठा देते हैं। तो पहला समीकरण क्या था, 5 बल्ला था और प्लस 18 गेंद थी। 5 बल्ला 18 गेंद, और इसका मूल्य कितना था, 6500 रुपया था। तो गेंद का मूल्य निकल गया है, तो अब बॉल का जो बैट का मूल्य निकालना है। ठीक है, तो यहाँ 18 गुना क्या हो गया, गेंद का मान था 125 रुपया, बराबर हो गया 6500 रुपया। अब इस दोनों को गुना कर देंगे, 5b और प्लस, तो ये 2250 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 6500। अब डायरेक्ट 2200 उधर लेके जाएंगे बराबर के उस तरफ, तो माइनस में आ जाएगा। तो 2250 में 2250 घटाएंगे 6500 में, तो इसका आ जाएगा 4250। ठीक है, तो 5b बराबर आप करके देखिए, 5b बराबर हो जाएगा 4250। अब इसको कट करेंगे, 5 8 40, 2 बचा, और 5 6 25, और 0 0, तो बी बराबर हो गया, ये b बराबर
ठीक है। बल्ला के बराबर हो गया, मतलब 850 रुपया हो गया। बल्ला का कीमत कितना हो गया? बल्ला का कीमत हो गया 850 रुपया। ठीक है, तो इस प्रकार हो जाएगा आपका दिए गए क्वेश्चन में से ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बल्ला का कीमत 850 और बॉल का कीमत हो गया आपका 125 रुपया। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 रुपया में खरीदता है और उसे 820 रुपया में बेच देता है, उसका प्रतिशत मुनाफा कितना है? तो इसको भी बनाते हैं। तो बेचे हम 820 रुपया में, तो हमको लाभ कितना हुआ? तो खरीदे थे 615 रुपया में, तो लाभ बराबर कितना हुआ? लाभ अभी निकालते हैं। तो ये हो गया 5, 10 में 5 गया 5, 2 में 0, 1 में 1 गया 0, 8 में 2 गया, 8 में 6 गया 2, तो 205 रुपया हो गया इसका लाभ मेरा निकला। तो इसको पुटअप कर देंगे। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर होता है क्रय मूल्य, लाभ बटे होता है क्रय मूल्य। तो लाभ बटे क्रय मूल्य करते हैं। लाभ हो गया 205 रुपया, खरीदे थे 615 रुपया में। अब इसको भागा दे देंगे, ये गुना में 100 हो जाएगा। तो इसको कट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 41, 5 से कट हो गया ऊपर नीचे, 5 से कट कर देते हैं तो 5 चौक 20, अब 5 एका 5, 41 हुआ। और नीचे हो जाएगा 5, 5 एका 5 है, 5 एका 5 है, यहाँ बचा 1, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ठीक है, तो 41 बटे 123 हुआ। तो ये 41 तिया क्या हुआ? 123। ठीक है, नीचे 3 हो जाएगा, 3 से कट हो गया 123। 41 को 3 बार गुना करेंगे तो 123 हो जाएगा। ठीक है, 123 को कट किए तो 3 बार में हो गया। अब 3 से 100 में भागा कर देंगे तो 300/3 हुआ, और 3 को 33 हो जाएगा, 3 पॉइंट मतलब 30 तिया 90 हुआ, 33 तिया हो जाएगा 99, तो इसको 33.33 हो जाएगा, 33 आते रहेगा। ठीक है, फिर उस पर 0 देंगे तो 33 पॉइंट कितना हो जाएगा आंसर में? 33.33%। तो इसमें से देख लीजिए बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। इसका आंसर में क्या हो जाएगा? बी नंबर हो गया आंसर, बी नंबर। ठीक है, कितना आंसर है? 33.33%। 33 नंबर क्वेश्चन है, एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति एटीएम पिन के पहले 2 अंक 3, 8 तक की संख्याओं में से है। तो पहले 2 अंक जो है 3 और 8 में से कोई एक है और चौथा अंक 6 या 9 है। उस हैकर को पिन का पता करने के लिए कितने प्रयास करने होंगे? तो पिन नंबर कितना अंक का होता है? तो पिन नंबर होता है 4 अंकों का होता है पिन। तो एटीएम पिन 4 बॉक्स पहले बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बताया? पहले 2 अंक है 3 या 8। ठीक है, पहले 2 अंक क्या है? 3 है या 8 है। ठीक है, 3 है फिर 8 है, और उसके बाद है लास्ट चौथा अंक जो है 1 है, 0 है या 9 है। तो 3 से 8 तक बताया गया है, तो यहाँ 6 बार प्रयास करना होगा। 3 से गिनती कीजिए 8 तक, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ 6 प्रयास करना होगा हैकर को, तो यहाँ डाल देंगे 6। ठीक है, अब दूसरा और तीसरा बचा है, और यहाँ लास्ट में अब इसका कर देते हैं 0 से 9। 0 है या चौथा अंक क्या है? 0 है या 9 है। तो यहाँ फिक्स हो गया है, 2 बार प्रयास करना होगा, 0 है या 9 है। ठीक है, अब यहाँ बीच में तो यहाँ क्या बताया है? 2 अंक। ठीक है, पहले 2 अंक, तो यहाँ भी 6 प्रयास करना होगा, 3 से लेके 8 तक। उसके बाद यहाँ कितना प्रयास करना होगा? तो 0 से लेके यहाँ से 0 से लेके 10 तक प्रयास करना होगा, तो यहाँ 10 बार प्रयास करना होगा। तो 0 से लेके 9 तक करेगा तो 10 प्रयास हो जाएगा। ठीक है, 0 से 9 तक गिनती करिए। 0 मतलब 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये हो गया 10। 0 से गिनती कीजिएगा तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 10 अंक हो जाएगा। 0 से 9 तक हो गया, 1 से लेके 9 तक 9 अंक और प्लस 0, तो 10 हो गया। तो यहाँ 10 प्रयास करना होगा। ठीक है, यहाँ तो 2 ही फिक्स है, तो 2 ही प्रयास करना होगा, 0 है या 9 है। ठीक है, अब इसको गुना कर देंगे, 6 36, 36 हो गया, ये 36 हो गया। अब फिर 36 दूनी कितना हुआ? 72। ठीक है, तो ये 720 प्रयास करना होगा। ठीक है, एक हैकर को 720 प्रयास करना होगा, 720 बार प्रयास करना होगा।
तो यहाँ देखिए 720 हो गया, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगला नंबर देखते हैं। एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दो भुजाओं की लंबाई 8 और 9 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल 12√5 वर्ग सेंटीमीटर है। 12√5 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या है? तो ये रूट में दे दिया इसका क्षेत्रफल, ठीक है, नहीं तो ये गुना हो जाता, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाता, लेकिन ये नहीं, रूट में है तो बहुत टाइम लगेगा, इसको छोड़ दीजिए, टाइम लगेगा और गलती भी हो जाएगा हमसे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। 50 संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, 50 संख्याएं दी हुई हैं, प्रत्येक संख्या 53 से घटाया गया और इस तरह प्राप्त संख्याओं का माध्य 3.5 है। प्राप्त संख्याओं का माध्य क्या है? 3.5। दी हुई संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत ही क्रिटिकल है, तो ए नंबर इसका भी ऑप्शन, इसका बता देते हैं सिर्फ आंसर, इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और ये 2 नंबर का भी आंसर हो जाएगा 34 नंबर का, तो इसका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, निकालने के बाद। और इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 56, ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए ये दोनों को। अगला क्वेश्चन है, छोड़ना ही पड़ेगा एग्जाम में अगर इस तरह आएगा, काहे कि टाइम उतना नहीं रहता। दो भाइयों, जो मैथ पूरा अच्छा से बनाया है उसके लिए सही है। दो भाइयों की उम्र का अनुपात 4:3 है, यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है अगला पेज में। तो 4.3 है दो भाई का, 4:3 है दो भाई का उम्र, और बड़ा भाई का छोटे भाई से 6 वर्ष, बड़ा भाई 6 वर्ष बड़ा है, ठीक है। तो 4:3 है, ठीक है, बड़ा 4 है और 3 है, और बड़ा वाला कितना है? 6 वर्ष बड़ा था, ठीक है, 6 वर्ष बड़ा है बड़ा वाला। तो दोनों भाइयों की उम्र वर्ष में है, तो क्वेश्चन में ये था 4:3 दो भाइयों का, और बड़ा वाला भाई 6 वर्ष बड़ा है, दो भाइयों की उम्र क्या है? दोनों भाइयों की उम्र वर्ष में क्या है? तो इसको निकालते हैं। तो x मान लेते हैं भाई का उम्र, बड़ा भाई का 4x और छोटा का प्लस 3x, ठीक है, और बड़ा भाई कितना है? 6 वर्ष बड़ा है। अब x जोड़ देंगे, ये 3x बराबर में जाएगा, ठीक है, ये बड़ा है 6 वर्ष, अब बराबर हो गया 3x। तो इसको इधर लाएंगे, तो 4x माइनस 3x, इसको उधर लेके जाएंगे 6 को, तो ये हो जाएगा -6। तो अंतर कितना है? इसको प्लस करना, अंतर है दोनों का, तो 7x हो गया, ठीक है, घटाना नहीं है, ठीक है, यहाँ दिया गया है तो घटाना नहीं है क्योंकि अंतर है दोनों का, सॉरी, ये यहाँ तो अंतर है, इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये -6x हो गया। अब इसका कितना बचा? तो x बचा, 4x में 3x गया तो x, और यहाँ कितना है? 6, ठीक है, तो x बराबर कितना हुआ? 6, -6 है, यानी कि 6 वर्ष का अंतर है दोनों में, माइनस है तो माइनस का मतलब हो गया 6, अंतर, सॉरी, माइनस का अर्थ हो गया अंतर, ठीक है। तो 6 वर्ष का दोनों में अंतर है, x बराबर हो गया 6। तो अब 4, बड़ा भाई को 6 से गुना कर देंगे, तो 6 चौक 24 वर्ष हो गया बड़ा का, और 3 से इसमें गुना कर दें, छोटिया 18 वर्ष हो गया छोटा का। तो ये अंतर हो गया दोनों में, 6 वर्ष का अंतर हो गया, ठीक है, तो 24 और 18 हो गया। तो ये ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 37 नंबर क्वेश्चन में है कि 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/n इंटू। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/2, 2 का ऐसे एलसीएम लेंगे तो 2 हुआ, और 2 -1 यानी 1 हुआ, और इसको 2/3 लिख सकते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा, इंटू कर देते हैं इसको, एलसीएम 3 हो गया, 3 गुना 3 और -1 तो 2 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आ जाएगा सब, इसका 3/4 हो जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा 3/5 भी, 4/5 भी दे सकते हैं, है नहीं इसमें, लेकिन डैश डैश दिए हैं तो अनंत तक जा सकते हैं। और ऊपर में जाके क्या है 1 माइनस, तो 1 माइनस n हो जाएगा बाय n हो जाएगा। जैसे n का एलसीएम n लिए और n गुना 1 तो n हो गया, यहाँ पर n हुआ, और n अब -1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा n-1, ठीक है। तो n-1 हो जाएगा ny। तो ये क्या हुआ, इस प्रकार अनंत तक जाते रहेंगे तो
इसी प्रकार जाएगा, तो लेकिन यहाँ इसको कट करना होगा। ये 2 2 कंप्लीट हो जाएगा, कट हो जाएगा, और 3 3 ये कट हो जाएगा, 4 4 5 5, तो इस प्रकार n भी कट हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1/n। ठीक है, तो 1/n बच गया। अब देखिए आंसर में 1/n, बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है x का मान है -1 और 4। ठीक है, तो x का मान 4 और -1 दिया हुआ है, तो हम पुट करके देखेंगे ऑप्शन में से, तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में से जो है पुट करके हम देखते हैं। तो -1 स्क्वायर यहाँ डालेंगे, और ए नंबर में हम पहले शुरू करते हैं, उसके बाद है पहले 1 को हम डालते हैं। ठीक है, और यहाँ 3 -1। ठीक है, तो ये हो गया 3 -1 3x और -4 इक्वल टू 0। तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये -3 और -1, तो ये +3 हो जाएगा इंटू, और ये हो जाएगा 4 अब बराबर 0। 0 अगर दोनों तरफ का आ रहा है तो वो सही, मतलब इधर तो 0 है, इधर भी 0 लाना है। तो ये 4 हो गया और -4, 4 -4 इक्वल टू 0, तो 0 ये दोनों का मान हो गया 0 बराबर 0। -4 +4 और -4, तो ये हो गया 0 अब बराबर 0। तो ये हो गया ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस ऑप्शन में से क्वेश्चन का ए नंबर बिल्कुल सही है। इसको ऐसे भी बनाया जाता है, एक बार देख लीजिए। तो इसको चेक करके देखेंगे, पहला नंबर का x² -3x -4 और बराबर 0, तभी द्विघात समीकरण है। तो इसका क्या है कि ये दोनों को गुना करने के बाद, और इसको जो है इतना आना चाहिए 3x, जोड़ घटाव करके फिर 3x, तो यहाँ हो जाएगा x²। इधर हम लिख सकते हैं 4x -3x। ठीक है, -4x और प्लस करेंगे तब 3 -3x हो जाएगा, प्लस x, तो यहाँ 3x -3x हो जाएगा, -4x प्लस x यानी 3x हो जाएगा, -4 में एक x हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x, और ये हो गया माइनस हो जाएगा, सॉरी हाँ -4 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा x ले लिए कोमा, x -4 हो गया, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा कोमा, यहाँ हो जाएगा +1 और x -4। तो इस प्रकार x बराबर हो जाएगा 4 और 1 -1, यहाँ +1 है, x बराबर x प्लस ये और ये, तो ये हो जाएगा -1। तो यहाँ दिया गया में से पुट हो गया, वैल्यू मान जो है सही हो गया। अब आइए 39 नंबर क्वेश्चन। आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है। आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य जो है अवलोकन बिंदु है। कौन सा बिंदु है? L1 बिंदु ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसका अब विस्तार से व्याख्या जानते हैं। तो आदित्य L1 उपग्रह जो भेजा गया था, इसका नाम आदित्य L1 उपग्रह था, और सूर्य का अवलोकन करने के लिए बिंदु L1 वहाँ रखा गया है। ठीक है, तो वहाँ स्थापित किया गया है बिंदु L1 पे, इसका नाम भी दिया गया है बिंदु L1। आदित्य L1 का प्रक्षेपण 2 सितंबर, आदित्य L1 का प्रक्षेपण 2 सितंबर 2003 को किया गया। आदित्य L1 का प्रक्षेपण PSLV C-57 रॉकेट से किया गया। आदित्य L1 का इसरो के मिशन, आदित्य L1 कौन सा मिशन है? तो इसरो का मिशन है वर्तमान में, ये 2023 हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, 2023। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ 10वें, और उस टाइम कौन थे? इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ थे, 10वें थे। और अभी के बताइए इसरो के अध्यक्ष कौन है? 2025 में इसरो का अध्यक्ष। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, एल बिंदु है। तो इसरो का अध्यक्ष कौन है? अभी बताइए इसरो का अध्यक्ष, अभी हम पूछे हैं, शायद आप सब कंफ्यूजन है तो बता देते हैं। इसरो का अध्यक्ष है वी नारायणन, वी नारायणन। वहीं आप बताइए DRDO का अध्यक्ष कौन है? सॉरी, DRDO। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अदरक एक भूमिगत तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है, इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, और इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। तो ये ए और बी आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा, ए और बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये खाद्य सामग्री का भंडारण करते हैं और इसमें गांठ होते हैं। ठीक है, गांठ एवं पर्व। अदरक को क्या कहते हैं? तना कहते हैं, भूमिगत तना है, जड़ नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ देखिए अदरक एक भूमिगत तना है, जड़ नहीं, इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। अदरक रूपांतरित बना है क्योंकि जड़ नहीं है, क्योंकि इस पर नोट्स, ये जड़ नहीं है क्योंकि इस पर नोट्स और इंटर नोट्स होते हैं। तो अदरक में क्या होते हैं? नोट्स और इंटर नोट्स, यानी गांठ होते हैं और इंटर नोट्स, छोटी छोटी गांठ भी होते हैं। खाद्य सामग्री का भंडारण करता है, और ये खाद्य सामग्री का भंडारण करता है एवं मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, क्षैतिज रूप से ऐसे बढ़ता है नीचे पसर के, ठीक है, ऊपर नहीं जाता है। और अदरक प्रकंद है, ये एक प्रकंद है। यह जड़ का प्रमुख कार्य स्थिरीकरण और अवशोषण नहीं करता है। ये स्थिरीकरण और अवशोषण जो है अदरक नहीं करता है, जो कि जड़ का काम होता है स्थिरीकरण और अवशोषण करना। ये अदरक का जो है जड़ नहीं करता है, और ये जड़ नहीं है, तना है अदरक। अदरक में वाहिकाएं एवं जाइलम होते हैं। तो वाहिकाएं होते हैं और जाइलम, जो कि नीचे से लेके जल विभिन्न भागों में, पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। तो जाइलम भी होते हैं, वाहिकाएं भी होते हैं। आगे देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। तो फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फोकस दूरी ज़्यादा है 10 सेंटीमीटर उत्तल लेंस की तरह, ठीक है, अधिक हो जाएगा ये। तो इसका ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा, उत्तल लेंस की तरह 10 सेंटीमीटर से अधिक होगा फोकस दूरी, पानी में अगर डुबाएंगे तो। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। इसलिए होता है क्योंकि, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी और अस्पष्ट निर्मित करता है। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ बता रहे हैं कि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, सही है, जल ऐसे पारदर्शक होता है दृश्य प्रकाश में। और दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे जो होते हैं, जल की महीन बूंदों से निर्मित होते हैं, कोहरा में नहीं देखा जा सकता है। तो ये सही है। तो इसमें अधिकतर प्रकाश क्या होता है? बिखर कर आभासी और अस्पष्ट निर्मित करता है। तो इसका व्याख्या देखते हैं विस्तार से। तो 42 नंबर क्वेश्चन है बी। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी और स्पष्ट निर्मित करता है। प्रकीर्णन के कारण प्रकाश की किरणें जल बूंदों द्वारा चारों ओर बिखर जाता है। तो प्रकीर्णन के द्वारा प्रकाश की किरणों का जो है प्रकीर्णन होने के कारण जल की बूंदों द्वारा चारों ओर बिखर जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन के द्वारा प्रकाश बिखर जाता है। आगे है सीवी रमन के अनुसार, रमन प्रभाव के अनुसार है, सीवी रमन के अनुसार कि जल बूंद या धूलकण सर्वाधिक रूप से नीले रंग का बिखराव करता है। तो ये सबसे अधिक नीले रंग का बिखराव करता है, जल की बूंद और धूलकण, ये दोनों जो है, अगर नीला रंग रहेगा, नीला रंग, तो इसका जो है अधिक बिखराव करेगा। धूलकण और जल की बूंदें नीले रंग को ज़्यादा परिकीर्णन करेगा, नीले रंग का बिखराव ज़्यादा होगा। अगला पॉइंट है कि किसी वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश एवं परिवर्तन के बाद दर्शक तक पहुंचने से पहले यदि उस प्रकाश का बिखराव हो जाता है तो पर्यवेक्षक को वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। तो ये सही बात है। अगर वस्तु पर पड़ने के बाद वो प्रकाश का जो है, प्रकाश पड़ेगा तभी तो दर्शक के पास पहुंचेगा। तो प्रकाश पहले ही परिकीर्णन होकर परावर्तित हो जाता है, बिखराव हो जाता है, प्रकाश का नहीं दिखता है। तो यही वो स्पष्ट दृश्य प्रकाश के फोहरे द्वारा परिवर्तन के संदर्भ में होता है। तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन है, और प्रकाश का प्रकीर्णन 1 बाय प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पर 4 पावर है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 4 गुना अधिक होगा प्रकाश का प्रकीर्णन बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा गुण नहीं बदलता है? एक वर्णी प्रकाश का माध्यम, ठीक है, एक प्रकाश का माध्यम से दूसरे प्रकाश के माध्यम में प्रवेश करता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आवृत्ति हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और 44 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल। तो निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल क्या है? तो 43 और 44 दोनों का व्याख्या करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका ऑप्शन 44 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो ये C/137 हो जाएगा इसका ऑप्शन।
तो 43 नंबर का पहले विस्तार से व्याख्या देखते हैं। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में आवृत्ति गुण नहीं बदलता है। आवृत्ति स्रोत की विशेषता है कि जबकि तरंग दैर्घ्य माध्यम की विशेषता है। आवृत्ति स्रोत की विशेषता है और जबकि तरंग दैर्घ्य जो है माध्यम की विशेषता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो चाल, ऊर्जा, तरंग दैर्घ्य, आयाम बदल जाते हैं। जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इस प्रकार इसका अवस्था होता है। ये प्रकाश है एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंचती है तो इसका अवस्था क्या होता है? चाल, ऊर्जा, तरंग दैर्घ्य, आयाम जो है बदल जाता है। चाल बदलता है, ऊर्जा बदल जाता है, इसका ऊर्जा भी कम हो जाएगा, चाल भी बदल जाएगा और तरंग दैर्घ्य, आयाम भी बदल जाएगा। और केवल आवृत्ति नहीं बदलता, केवल आवृत्ति जो है प्रकाश की आवृत्ति वो नहीं बदलता है। तो तरंग की चाल बराबर क्या है? c बराबर तरंग की चाल बराबर होता है c बराबर होता है n और इंटू गामा। गामा बराबर होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित होगा, n बराबर नहीं बदलेगा। तो n बराबर होता है नहीं बदलेगा और गामा बराबर होता है ये परिवर्तित होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो परिवर्तित होगा। प्रकाश का आवृत्ति सिर्फ नहीं बदलता है, ठीक है। तो n बराबर हो जाएगा आवृत्ति, ठीक है। अब 44 नंबर का भी देख लीजिए विस्तार से व्याख्या। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल c/137 होता है। जब E बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ v वेग से चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये हमेशा निगेटिव होता है, ये v के चारों ओर जो है चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। v वेग से चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। अभिकेंद्रीय बल और इलेक्ट्रॉन हमेशा अभिकेंद्रीय बल से चक्कर लगाता है Fc और mv²/r, मतलब कि ये त्रिज्या में होता है और ये mv² बराबर होता है हुआ कि मूवमेंट और वेग चक्कर लगाता है, 2 गुना रफ्तार से चक्कर लगाता है। r बराबर हुआ कक्षा की त्रिज्या, अब v बराबर हुआ इलेक्ट्रॉन का वेग और m बराबर हुआ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन पर विद्युत स्थैतिक बल। तो ये हो गया इसका व्याख्या। वहीं अब 45 नंबर क्वेश्चन है कि एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम Tk पर E वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम कर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर होगी। सब क्वेश्चन का जो है भाषा ही जो है क्लियर समझ में नहीं आता है, थोड़ा हैवी क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। ये सब क्वेश्चन जो है हैवी क्वेश्चन ही में ही गिनती आएगा, तो कोई नहीं, ये सब का क्वेश्चन देख के निकलते हैं आगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ 3 का जो है 4 गुने हो जाएगा, Tk बराबर हो गया E, ऐसे सूत्र दिया हुआ है, ठीक है। तो सूत्र से बैठा देने के बाद हो जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है 3 है, T/3, ये हो जाएगा A बराबर ये पूछा गया है ना, और T पर 4, तो यहाँ T हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ बट्टे में चल जाएगा तो T/3 पे 4 पावर ये जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा T/81 आंसर, T नहीं E हो जाएगा। इसका मतलब हुआ इतना, इसका मतलब हुआ इतना, ठीक है, इसका मतलब इतना, और इसका में मतलब हुआ T पर 4 पावर, सॉरी T पर 4 पावर, तो ये E/81 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। अम्ल जो अम्लीय के MnO4 का रंग नष्ट कर सकता है, तो K×M×N×O और 4 का रंग नष्ट कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी 6H8O7 हो जाएगा। अब देखिए इसका व्याख्या कैसे होता है, ये भी क्वेश्चन छोड़ दीजिए, व्याख्या मत ही देखिए, इसमें समझ में बहुत कम आता है, ठीक है, थोड़ा रट लीजिए, इस तरह हो जाएगा, छोड़ दीजिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन थे?
जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन का जो है बंगाल विभाजन के टाइम में बंगलार माटी बंगलार जल लिखा था 1905 में, और ये विरोधी गीत था जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। तो ये कौन लिखे थे? तो लेखक थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल का जो है राज्य गीत बन गया है। और ये गीत कहाँ से लिया गया है? बंगलार माटी बंगलार जल, ये लिया गया है अमार सोनार बंगला से। अमार सोनार बांग्ला, ये नामक प्रसिद्ध गीत से लिया गया है, बंगलार माटी बंगलार जल। तो यहाँ देखिए, बंगलार माटी बंगलार जल, बी नंबर ऑप्शन सही है। लेखक के रविन्द्रनाथ टैगोर है, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। बंगाल विभाजन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक प्रसिद्ध गीत लिखी थी बंगाल विभाजन के दौरान। इसी टाइम में क्या है, उसके बाद फिर 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता हुआ। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद इसका राष्ट्रीय गीत बना। तो ये पश्चिम बंगाल का जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना 1971 के बाद। ठीक है, राष्ट्रीय गीत बना। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रथम प्राचार्य अरविंद घोष बने थे। बंगाल नेशनल कॉलेज का प्रथम प्राचार्य। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। 15 अगस्त 1906 को ही राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। नेशनल एजुकेशन NEC, नेशनल एजुकेशन काउंसिल। ठीक है, चित्रांगदा गीतांजलि किंग ऑफ डार्क चैम्बर पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और वहीं शांति निकेतन की स्थापना भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये बंगाल विभाजन के दौरान लिखा गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत बन गया बांग्लादेश का 1971 में ही राष्ट्रीय गीत बन गया था बांग्लादेश का, अमार सोनार बांग्ला। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? तो अभी जो नए संसद भवन है इस प्रकार से, ठीक है, तो इसके है बिमल पटेल, नए संसद भवन का। और ये संसद भवन जो है सेंट्रल विस्टा के तहत जो है बनाया गया था। इसके बारे में भी विस्तार से व्याख्या देखते हैं। तो हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार बिमल पटेल हैं। इस नए संसद भवन की आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। आधारशिला जो है 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को, और 3 साल बाद जो है 28 मई 2023 को विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती पर। तो यहाँ ये पूछ सकता है किसकी जयंती पर नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया? तो विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती पर के अवसर पर उद्घाटन को चिन्हित करने के लिए 75 रुपये का सिक्का और 75 रुपये का सिक्का भी लॉन्च किया। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। नए संसद भवन का निर्माण प्रारंभ में टाटा लिमिटेड 971 करोड़ इसमें लगा था। टाटा लिमिटेड ने 971 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत किया था प्रारंभ में। भवन का डिजाइन HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया था। भवन का डिजाइन HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी के द्वारा किया गया था। त्रिभुजाकार वाले भवन का क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर है। इसका क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर है। वहीं नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में अभी संयुक्त बैठक जो होता है नए संसद भवन में 1272 लोग बैठ सकेंगे। कितना है? तो 1272 लोगों के बैठने की जो है चेयर बनाया गया है, सीटें नए संसद भवन में। वहीं नए संसद भवन के लोकसभा सदन में 888 सदस्य है, राज्यसभा सदन में 384।
तो 888 है लोकसभा में और 384 है राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में है 384 सीटें। ठीक है, बैठने का व्यवस्था किया गया है। तो ये हो गया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का उद्घाटन किया और विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती पर इसका जो है उद्घाटन किया गया। 75 रुपये का सिक्का भी निकाला गया, लॉन्च किया गया। और 10 दिसंबर 2020 ईस्वी में आधारशिला रखा। 28 मई 2023 में उद्घाटन हुआ। 971 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत लगा। और कंपनी कौन है? तो टाटा लिमिटेड, ये ध्यान देना है। अब अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई? तो 76वें कांस फिल्म महोत्सव 2023 का ही है। तो अभी बताइएगा कि 77 78 में हो जाएगा लगभग। तो 2025 का कांस फिल्म महोत्सव 2025 में कौन से भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई है? तो 2025 में कांस फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को प्रदर्शित किया गया? भारतीय फिल्म को कांस फिल्म महोत्सव में। तो इसका आंसर दीजिएगा कांस फिल्म महोत्सव का। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुराग कश्यप की कनेडी। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और कनू बहल की आगरा। तो उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। कनू बहल की आगरा, अनुराग कश्यप की कनेडी और युद्धजीत बसु की नहेमीज। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। आगे देखिए। और वहीं बात करें कांस फिल्म महोत्सव का शुरुआत कब की गई? तो 1946 ईस्वी में कांस फिल्म महोत्सव का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। अजाली असोमानी, जिन्हें अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है। तो क्या है कि अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में, तो नई दिल्ली में अफ्रीकी संघ का वर्तमान उस टाइम थे अजाली असोमानी। ठीक है, और अभी बताइएगा कि अभी अध्यक्ष कौन है, अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष कौन है और अभी कहाँ होगा G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? ठीक है, तो इसको बताइएगा G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? जो G20 का सबसे नया सदस्य बना है वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो अजाली असोमानी जो है अफ्रीकी संघ का अफ्रीकी संघ के किस देश का राष्ट्रपति है? तो ये कोमोरोस देश का जो है राष्ट्रपति है। वहीं G20 का बात करें तो ये अफ्रीकी संघ सबसे लास्ट में जुटा। अफ्रीकी संघ जुटने के बाद G20 में प्लस एक अफ्रीकी संघ, तो ये हो गया G21। ठीक है, इसे G20 भी बोला जाता है, लेकिन G21 भी बोले तो कन्फ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, अफ्रीकी संघ में वही बात करें तो कितना देश है? तो 55 देश है अफ्रीकी संघ में। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 2000 ईस्वी में। ठीक है, 2002 ईस्वी में अफ्रीकी संघ का जो है स्थापना की गई थी। 55 देशों के साथ हुआ था। वहीं अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहाँ है? अफ्रीकी संघ का मुख्यालय की बात करें तो ये अदीस अबाबा है। ठीक है, अदीस अबाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अधिकार दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए इसके व्याख्या के बारे में। तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और दिवस और तिथि कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसी दिन होता है हाथी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, विश्व एलिफेंट दिवस। विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व प्रकृति दिवस। ये ध्यान रखना है, विश्व प्रकृति दिवस। ठीक है, और शौचालय दिवस होता है 19 नवंबर को। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। तो यहाँ ध्यान राष्ट्रीय युवा नहीं है, ये 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। वहीं विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, यहाँ ध्यान देना है 12 अगस्त। वहीं बात करें कि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को। तो ये तो है ललन टॉप, यहाँ ध्यान देना है बस। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है, विश्व शौचालय दिवस, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर। ठीक है, और 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना का INA के संस्थापक मोहन सिंह थे। तो बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
53 नंबर क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन संबंधित है, तो ये जतरा उरांव से संबंधित है। ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ 52 नंबर का व्याख्या है, व्याख्या पर एक नज़र। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक मोहन सिंह थे, मोहन सिंह संस्थापक थे। यह 1 सितंबर 1942 में, देखिए कहाँ से पूछा है क्वेश्चन, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक पूछ दिया। 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की एक पहली डिवीज़न का गठन किया गया था। 1 सितंबर 1942 का आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का गठन किया गया था 1 सितंबर को। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया था, ठीक है। और 4 जुलाई 1943 को सेना का सर्वोच्च सेनापति, आज़ाद हिंद का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया था। वहीं 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना किया। स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार सिंगापुर में किया। स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार कब किया, तो 21 अक्टूबर। तो यहाँ ध्यान देना 21 अक्टूबर 1943 को, ठीक है। तो ये सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का स्थापना किया। वहीं सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का भी गठन किया। तो रानी झांसी रेजिमेंट का भी गठन किया सुभाष चंद्र बोस ने। वहीं बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया 6 जुलाई को, ठीक है। सर्वोच्च सेनापति बना 4 जुलाई 1942 को, और 6 जुलाई 1942 को जो है यहाँ एक मैदान था, वहीं से दिल्ली चलो का नारा दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नारा दिया। अप्रैल 1944 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा मोइरांग मणिपुर में फहराया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया गया मोइरांग में, जो कि मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है व्याख्या कि ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। वर्ष 1914 ईस्वी में ताना भगत आंदोलन झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन शुरू हुआ था 1914 ईस्वी में। उरांव जनजाति ने जात्रा उरांव के नेतृत्व में यह आंदोलन लगान की ऊंची दर, बेगारी प्रथा और दिकुओं के विरुद्ध शुरू हुआ। दिकुओं के विरुद्ध, तो ये बेगारी प्रथा, ठीक है, और लगान का ऊंची दर के विरुद्ध हुआ था, और दिकू के विरुद्ध। तो लगान ऊंचा लेता था, बेगारी करवाता था उरांव जनजाति के जनजाति से, तो बेगारी करवाता था। और ये सब करवाता कौन था, तो ये करवाता था दिकू सब, ठीक है। दिकू सब अंग्रेज से मिला हुआ था, साहूकार सब, तो इसी के विरुद्ध था, दिकुओं के विरुद्ध। दिकू मतलब हुआ कि विदेशी, ठीक है, जो भी होगा विदेशी, जनजाति को छोड़कर विदेशी माना जाएगा। जो भी रहेगा देश का भी रहेगा तो वो भी जनजाति जो अंग्रेज से मिला हुआ है। और क्या है कि जो उसकी भाषा नहीं बोलता है, जो जंगल में नहीं रहता है, वे सब उनके ख्याल से, जनजाति के ख्याल से वो दिकू ही कहलाता था, ठीक है। तो ताना भगत आंदोलन जमींदार शोषण के विरुद्ध भी था। जतरा आंदोलन उरांव की मृत्यु के पश्चात यह ब्रिटिश विरोधी रुख अपनाते हुए स्वदेशी आंदोलन एवं गांधीवादी राष्ट्र से जुड़ गया। तो ये स्वदेशी और आंदोलन और गांधीवादी राष्ट्र से जुड़ गया जतरा उरांव का मृत्यु के पश्चात। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1948 में स्वतंत्र भारत सरकार ने ताना भगत रैयत एग्रीकल्चरल लैंड रेस्टोरेशन एक्ट पारित किया। तो 1948 में भारत स्वतंत्र होने के बाद। तो जतरा भगत आंदोलन कौन सा क्या था, तो जातिवादी आंदोलन था, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन सही है। किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो हमारा बिहार में मनाया जाता है। इसको बड़ा कर लेते हैं, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो ये कर्नाटक में पाया जाता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में, और ये गुजरात में भी पाया जाता है काली मिट्टी। तो उपयुक्त में 1 से अधिक हो जाएगा। काली मिट्टी जो है सबसे अधिक क्या कहता है, जल ग्रहण की क्षमता रखता है। काली मिट्टी स्वतः जुताई की मिट्टी भी कहा जाता है, इसे रेगुर काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। तो राज्य देख लीजिए, कर्नाटक, महाराष्ट्र, MP और गुजरात में पाया जाता है। काली मिट्टी बैसाल्ट लवा से बना हुआ है, ठीक है, बैसाल्ट लवा से निर्मित है काली मिट्टी। इसको व्याख्या देखते हैं 55 नंबर का, ठीक है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। दरारी उद्भेदन, इसमें दरार भी होता है और लवा पदार्थ होता है। बैसाल्ट लवा के विखंडन से होता है मिट्टी का निर्माण। सर्वाधिक विस्तार जो है महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तर पश्चिम में, ये महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र है। तो इसके दक्कन ट्रैप है, इसके उत्तर पश्चिम में है सर्वाधिक विस्तार, उत्तर और पश्चिम दिशा में।
तो ये महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तर पश्चिम दिशा में है सर्वाधिक विस्तार काली मिट्टी का, और इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय चरनोजम मृदा भी कहा जाता है या ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी इसे करैल मृदा भी कहा जाता है। ह्यूमस, और ये मेन पॉइंट है, ह्यूमस टेटनीफेरस मैग्नेटाइट, ह्यूमस लोहा और टेटनीफेरस मैग्नेटाइट यौगिक की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। रंग काला किस कारण होता है? तो ह्यूमस लोहा टेटनीफेरस मैग्नेटाइट, यहाँ ध्यान देना है, टेटनीफेरस मैग्नेटाइट यौगिक की उपस्थिति के कारण काला रंग होता है इसका, ठीक है, काली मिट्टी का। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो 81,000 प्रजाति पाया जाता है वनस्पति का, 81,000 प्रजाति वनस्पति जीवों की एवं 47,000 भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती? वनस्पति एवं जीवों की, ये उल्टा पूछा है, वनस्पति पहले हो जाएगा, तो 47,000 वनस्पति की प्रजाति पाया जाता है, और वहीं जीवों की बात करें तो ये 81,000 जीवों की पाई जाती प्रजाति। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भारत कमे नंबर पे है, भारत तो ये 10वें स्थान पे है वनस्पति और जीवों की संख्या में, तो 10वें स्थान पर है। एशिया में 4थे स्थान में, विश्व में ये 10वां स्थान है, विश्व में 10वां स्थान है भारत, और एशिया में जो है ये 4थे स्थान पर है, 4थे स्थान पर। तो अगला इसका देखिए विस्तार से व्याख्या, तो जीवों की जो है भारतवर्ष में जीवों की प्रजाति 81,000 है एवं वनस्पतियों की प्रजाति जो है 47,000 है। भारत में विश्व का मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में एक है, 12 जैव विविधता वाले देशों में एक है भारत, और भारत में 47,000 से अधिक प्रजातियां वनस्पति की पाई जाती हैं। तो वनस्पति 47,000 से अधिक पाया जाता है 10वें स्थान पर, एशिया में 4थे स्थान पर। भारत में लगभग 15,000 फूलों की प्रजाति पाई जाती है, 15,000 फूलों की प्रजाति पाई, जो विश्व के फूलों की प्रजाति का 6% है। 15,000 जो फूल का प्रजाति पाई जाती है तो ये 6% है पूरे विश्व में। भारत में लगभग 90,000 प्रजातियां जीवों की पाई जाती है, 81,000 से अधिक यानी कि 90,000 जीवों की प्रजाति पाई जाती है। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व कितना है? तो 18 है। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि 1986 में स्थापित किया गया था। 57 नंबर क्वेश्चन है कि खनिज निम्नलिखित में किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? तो ये खनिज जो होता है अवसादी स्तर, स्तर जहाँ बात किया तो किस चट्टान के स्तर, स्तर जिसमें होगा तो यहाँ अवसादी चट्टान हो जाएगा। खनिज जो है अवसादी चट्टानों में जमा होता है, तो ए नंबर ऑप्शन सही है। तो 57 नंबर क्वेश्चन का है कि अवसादी चट्टानों के स्तर में जमा होता है खनिज। अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहते हैं। इस चट्टान में जीवाश्म अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो अवसादी चट्टान में क्या होता है? जीवाश्म पाया जाता है, अग्नेय चट्टान में नहीं। अगर अग्नेय चट्टान से रूपांतरित होकर परिवर्तित होकर अवसादी बन गया तो उसमें अवसाद नहीं पाया, जीवाश्म नहीं पाया जाता। लेकिन कायांतरित चट्टान जो अवसाद में बदलता है, कायांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान भी कायांतरित चट्टान हो सकता है और अग्नेय चट्टान भी, तो सही है। जीवाश्म अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला के भंडार होने की संभावना अधिक होती है अवसादी चट्टानों में, ठीक है। अगला पॉइंट है कि गर्म शुष्क प्रदेशों में वायु के द्वारा लाए गए धूल व मिट्टी के भी अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो गर्म और शुष्क प्रदेश में भी वायु के द्वारा लाए गए धूल और मिट्टी से भी अवसादी चट्टानों का निर्माण हो जाता है। लोएस अवसादी चट्टानों का उदाहरण, लोएस का मैदान जो है जो कि चीन में है, ये अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। पृथ्वी के भूपृष्ठ के लगभग 75% जो भाग है अवसादी चट्टानों का विस्तार है। 75% भाग अवसादी चट्टानों से बना हुआ है, पृथ्वी का 75% भूभाग। आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, लाल बलुआ पत्थर नमक अवसादी चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? अवसादी चट्टानों का ही उदाहरण है। आगरा के किला, लाल बलुआ पत्थर, सांची स्तूप हो गया ये, और आगरा किला, दिल्ली का लाल किला, सांची स्तूप, ये सब अवसादी चट्टानों से ही बना है। दामोदर नदी, महानदी, गोदावरी नदी बेसिन की अवसादी बेसिनों में अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। तो दामोदर नदी में सबसे अधिक पाया जाता है कोयला, और कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब अवसादी चट्टान है। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक फलीदार फसल है? तो ये दलहन जो है फलीदार फसल है। रबी खरीफ ये दोनों फसलें जो है दलहन की हैं। रबी और खरीफ में दोनों में दलहन, जैसे अरहर हुआ, अरहर रबी फसल होता है लेकिन ये भी दलहन है। रबी फसल में मसूर हो गया, चना हो गया, ये रबी फसल, ये भी दलहन हो जाता है, ठीक है। तो फलीदार फसल में दलहन आ जाता है। 58 नंबर में है ए नंबर ऑप्शन सही है। दलहन एक फलीदार फसल है। दलहन रबी वो खरीफ की फसलें हैं। दलहन का उत्पादन विविध तापक्रम, आर्द्रता, मृदा संबंधी दशाओं में किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? पूरब और पश्चिम गलियारे से जुड़ा हुआ है, तो ये सिलचर हो गया और पोरबंदर गुजरात में, और ये सिलचर हो गया असम। ठीक है, तो ये हो गया सी नंबर ऑप्शन सही है। तो सिलचर और पोरबंदर दो चरम स्थान पूरब और पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। पूरब पश्चिम गलियारा उत्तर दक्षिण गलियारा की कुल लंबाई है 7142 किलोमीटर। कितना है? तो 7142 किलोमीटर है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की कुल लंबाई। उत्तर दक्षिण गलियारा गुजराती है, गुजरात में है उत्तर दक्षिण गलियारा, सॉरी ये गुजरती है, सॉरी। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है गुजरती है कहाँ कहाँ से? तो पहले आएगा श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर के बाद उधमपुर, पाटम, जम्मू, पाट जम्मू आ जाएगा, उसके बाद जम्मू आ जाएगा, मतलब श्रीनगर, उधमपुर, यू से उधमपुर, पाट जम्मू आ जाएगा, पाट जम्मू, पाट जम्मू के बाद हो जाएगा लखनदौर, लखनदौर हो जाएगा, लखनदौर, उसके बाद नागपुर, महाराष्ट्र का नागपुर, नागपुर आ जाएगा, नागपुर के बाद हैदराबाद आ जाएगा, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद के बाद चिक्काबल्लापुर, चिक्काबल्लापुर, हैदराबाद, चिक्काबल्लापुर, बल्लापुर, झांसी, फिर उसके बाद अच्छा एक अति छोड़ ही दिए, जालंधर, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, झांसी, सागर, नरसिंहपुर, लखनदौर, नागपुर, हैदराबाद, चिक्काबल्लापुर, बेंगलुरु, सलेम, मदुरै, कन्याकुमारी। तो लास्ट में कन्याकुमारी आ जाएगा। तो देखिए कितना शहर है, लगभग आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 शहरों से उत्तर दक्षिण गलियारा गुजरती है। वहीं पूरा पश्चिम गलियारा कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो ये हो जाएगा पोरबंदर, राजकोट, सामाखियाली, राघनपुर, कोटा, झांसी, और झांसी से देखिए उत्तर और पश्चिम गलियारा दोनों गुजरता है झांसी से, और कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया। देखिए बिहार से कहाँ कहाँ से गुजरता है? तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया। तो 4 जो है डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है बिहार में पूरा पश्चिम गलियारा, ठीक है। दालखोला, किशनगंज, दालखोला 4 नहीं और है, ठीक है, तो किशनगंज भी है, दालखोला भी है, यानी 6 हो गया। इस्लामपुर हो गया, सोनापुर हो गया, सोनापुर के बाद घोषपुर, जलपाईगुड़ी, ये हो गया पश्चिम बंगाल। तो ये हो गया आपका जो है किशनगंज के बाद ये आ जाएगा झारखंड में लगभग और पश्चिम बंगाल में, ठीक है। सोनापुर, इस्लामापुर, घोषपुर और जलपाईगुड़ी, अलीपुर द्वारा, बोगाईगांव, नलवाड़ी, बिजनी, गुवाहाटी, नवाम, डबाका, सिलचर, ठीक है। तो इतने राज्य से होकर डिस्ट्रिक्ट से, शहर से होकर गुजरती है पश्चिम पूरब गलियारा। तो कितना हो गया? पूरा पश्चिम इधर से हो गया ये 18, उत्तर दक्षिण में 18 हो गया, और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, और यहाँ 10 बेसी हो गया शहर। तो 28 शहर हो गया पूरा पश्चिम गलियारा, और उत्तर दक्षिण गलियारा हो गया 18 शहर, और वहीं 6 शहर जो है 6 डिस्ट्रिक्ट और शहर मिला के 6 बिहार से गुजरता है। यहाँ देखिए उत्तर दक्षिण और पूरा पश्चिम गलियारा जो है एक दूसरे को कहाँ काटती है? तो झांसी में काटती है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट था इसका। 60 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेलेटाइट और स्टेलेमाइट स्थलाकृति बनती है। तो ये भूमिगत जल जो बहाव होता है, चूना पत्थर वाली जल, चूना का, तो उसी में होता है। स्टेलेटाइट ऊपर होता है और स्टेलेमाइट जो है नीचे होता है। ऊपर से जो लटकता है ये स्टेलेटाइट होगा, और स्टेलेमाइट जो है, स्टेलेमाइट ये नीचे से जो बनता है, पानी इधर से गुजरता है और इस तरह चूना के जो चट्टान होते हैं वो कट कर इस तरह इसका बना देता है। और फिर पानी बहते बहते क्या होता है कि ये दीवार को भी जो है एक बार पहले जमा होता है पूरा ये दीवार पे, फिर इसको काट के ऐसे हो जाता है कि कट जाता है, एक पतला सा रहता है, ऊपर भी छूट जाता है और नीचे भी हो जाता है। तो स्टेलेटाइट और स्टेलेमाइट हो जाएगा, ठीक है। भूमिगत जल के द्वारा होता है इसका निर्माण। एक क्वेश्चन है कि दलहन के बारे में अभी बताए थे, तो दलहन का जो है, दलहन में अरहर का जन्म स्थान कौन सा देश है? अरहर का जन्म स्थान, अरहर, तो अरहर का जन्म स्थान कौन सा देश है ये बताना है। और दलहन का जो है अनुसंधान केंद्र कहाँ है ये बताना है, अनुसंधान केंद्र।
और दलहन में भारत कम्य स्थान पर है उत्पादनकर्ता में और उपभोक्ताकर्ता में, उपयोगकर्ता में यानी। अभी तक 4 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। डीआरडीओ का जो है अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है? दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है? दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भारत में दलहन का स्थान क्या है उत्पादन में और उपभोक्ताकर्ता में? दलहन जो है, और एक और क्वेश्चन कि दलहन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है, पहला स्थान पे है? और अरहर जो है, अरहर किस देश से का जन्म माना जाता है? अरहर का जन्म किस देश? अगला क्वेश्चन है अब 60 का जो है, अभी कर लेते हैं विश्लेषण, ठीक है। तो पहले 60 नंबर का व्याख्या देखते हैं एक नज़र। तो स्टेलेटाइट, स्टेलेमाइट स्थलाकृतियाँ भूमिगत जल द्वारा बनती है। कंदराओं में चूने युक्त जल के टपकने से कंदरा छत के सहारे जमाव से उल्टे स्तंभ, तो उल्टे स्तंभ रूपी संरचना बन जाता है, छत के सहारे निर्माण होता है। इसे स्टेलेटाइट कहा जाता है, ठीक है। ऊपर जो होगा स्टेलेटाइट। कंदराओं की छत से फर्श पर टपकने वाले चूना, कंदराओं से फर्श पर टपकने वाले चूने मिश्रित जल से निर्मित होता है स्तंभ रूपी संरचना। इस प्रकार होता है नीचे स्तंभ रूपी, और ऊपर ये छत है, इससे भी ऐसे कंदरा बनता है, मतलब कि स्टेलेटाइट बन जाता है स्तंभ, ठीक है। तो उल्टे स्तंभ रूपी और स्तंभ रूपी संरचना बनता है, स्टेलेमाइट कहलाता है। स्टेलेमाइट एवं स्टेलेटाइट और स्टेलेमाइट आपस में मिल जाते हैं। जब ये दोनों आपस में मिल जाता है, जिसे कंदरा स्तंभ कहते हैं, जब ये दोनों मिल जाता है तो कंदरा स्तंभ हो जाता है। भारत में देहरादून, दक्षिण पश्चिम बिहार के रोहतास, यहाँ ध्यान देना है, देहरादून उत्तराखंड और दक्षिण पश्चिम रोहतास जो है बिहार का जो है पश्चिम और दक्षिण दिशा में है, तो वो रोहतास पठार, बिहार का रोहतास पठार, दक्षिण पश्चिम रोहतास पठार। और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिले कुटुमसर गुफा, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिले में कुटुमसर गुफा है, चित्रकूट आदि में कंदराएं मिलती हैं। तो ये कंदराएं कहाँ कहाँ मिलती है? चित्रकूट में, चित्रकूट छत्तीसगढ़, कुटुमसर गुफा छत्तीसगढ़ बस्तर जिले में पाया जाता है, रोहतास में पाया जाता है बिहार में, और देहरादून में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? तो विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं 22 अप्रैल को। आगे और जानते हैं दिवस और तिथि के बारे में, मतलब दिवस के बारे में जानते हैं और डे के बारे में। तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, और वहीं 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, ठीक है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, यहीं 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, बिहार दिवस। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून हो गया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ये ध्यान देना है, इधर ही घोषित किया गया है 2024-23 से, तो ये 23 अगस्त को अंतरिक्ष चंद्रयान 3 23 अगस्त को पहुंचा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, तो ये 3 नवंबर को। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को, डॉल्फिन दिवस ध्यान देना है 5 अक्टूबर को, और 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सब VVI है, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस तो सब जानते हैं 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल और 7 अगस्त को क्या मनाया? भाला फेंक दिवस, इधर से ही घोषणा हुआ है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व संरक्षण दिवस, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस, ठीक है। यहाँ ध्यान देना है 14 दिसंबर, 3 नवंबर, 5 अक्टूबर, ये तीनों ज़्यादा ध्यान देना है। ये 14 दिसंबर हो गया राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, 3 नवंबर हो गया अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, 5 अक्टूबर हो गया राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, ये ध्यान देना है। अंतरिक्ष दिवस तो जानते ही हैं सब कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है? तो भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा बनाया जाता है स्थलाकृति मानचित्र, ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण संगठन के द्वारा बनाया जाता है। तो ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 62 का बी नंबर सही है। स्थलाकृति मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण संगठन के द्वारा बनाया जाता है। इसका स्थापना कब किया गया है? 1767 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तराखंड का देहरादून में है स्थित, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो किसके अधीन कार्य करता है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है स्थलाकृति मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण संगठन। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब किया गया? तो 1981 ईस्वी में किया गया। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है, ठीक है। तो वन सर्वेक्षण और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसका क्या है? भारतीय सर्वेक्षण संगठन, सॉरी।
तो ये भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जो है 1947 में वन संबंधी आंकड़ों का प्रकाशन, 87 में सॉरी, वन स्थिति आंकड़ों का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई? ये हो जाएगा संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है, तो वीडी सावरकर के द्वारा। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह को वीडी सावरकर के द्वारा जो है पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया। 1857 के से विद्रोह से संबंधित मत किसने दिए हैं और विद्वानों के नाम भी। ठीक है, तो राष्ट्रीय विद्रोह जो है कहा तो डिजरायली ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा 57 के विद्रोह को। पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा, सिपाहियों के द्वारा किया गया विद्रोह किसने कहा? सर जॉन लॉरेंस और सीले के द्वारा कहा। ठीक है, अगला है कि बर्बरता और सभ्यता के बीच, तो सभ्यता खुद को बताया, ठीक है, अंग्रेज को, और बर्बरता बताया भारतीय सिपाही को। तो ये बहुत ही गलत बात है। ये किसने कहा? तो J.R. होम्स ने कहा, बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध। ठीक है, और J.R. होम्स ने कहा, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाएगा, सभ्यता भारतीय सभ्यता हो गया और बर्बरता अंग्रेज हो जाएगा। ठीक है, धर्मांधाओं का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। ठीक है, धर्मांधाओं का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध हो जाएगा। ये मंगल पांडे थे ना, तो ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध ये किसने कहा? तो L.E.R. रीज के द्वारा कहा गया, L.E.R. रीज के द्वारा। अगला है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम, ये R.C. मजूमदार के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसमें पहले देख लीजिए, ये दोनों जो है संथाल विद्रोह और बिरसा मुंडा विद्रोह, ये दोनों 1800 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 1800 कुछ। तो और आगे देखिए, ये ताना भगत आंदोलन अभी 1914 में, आगे भी बताए हैं ताना भगत आंदोलन, जो कि जतरा भगत इनका नेतृत्व करता है, तो ये 1914 में। सी सबसे बाद में हुआ है, सी नहीं होगा। संथाल विद्रोह और ये बिरसा मुंडा, ये बिरसा मुंडा विद्रोह की बात करें तो ये 1899 से लेके 1900 ईस्वी के बीच हुआ है। ठीक है, सबसे कम टाइम में बिरसा मुंडा विद्रोह, और ये हुआ है 1855 से लेके 1856 के बीच में हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा संथाल विद्रोह सबसे पहले हुआ है। 64 नंबर का जो है विस्तार से व्याख्या देखते हैं। संथाल विद्रोह की घटना सबसे पहले हुई है। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता सिद्धू कानू चांद भैरव थे। 1855-56 में हुआ था। इस विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र था दामन एको, संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था संथाल विद्रोह। भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी तक हुआ था, फैला हुआ था संथाल विद्रोह। संथाल परगना कहा जाता है, भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र को संथाल परगना कहा जाता है। संथाल विद्रोह का कारण था अंग्रेजी उपनिवेशवाद, महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज की वसूली करता था, पुलिस के भ्रष्टाचार, संथालों की गरीबी, अंग्रेजी अदालतों से न्याय न मिलना, ये सब, और अपनी ज़मीनों से बेदखल करना, ये संथाल विद्रोह का मुख्य कारण था। इस विद्रोह का प्रसार इतनी तेज़ी से हुआ कि भागलपुर और राजमहल क्षेत्र में कंपनी का शासन लगभग समाप्त हो गया था। अब आइए बिरसा मुंडा आंदोलन विद्रोह के बारे में। तो 1899 से लेकर 1900 ईस्वी के बीच हुआ बिरसा मुंडा विद्रोह, और यह छोटा विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था, और ये आदिवासी विद्रोह था। और आगे है ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ, और इस आंदोलन का जो है ताना भगत आंदोलन उरांव जनजाति द्वारा हुआ। तो संथाल जनजाति द्वारा जो आदिवासी विद्रोह किसे कहा जाता है? सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह बिरसा मुंडा विद्रोह को कहा जाएगा। ताना भगत आंदोलन उरांव जनजाति द्वारा हुआ। वहीं संथाल जनजाति के द्वारा क्या हुआ? तो संथाल जनजातियों के द्वारा जो हुआ ये संथाल क्षेत्र में, तो ये हो गया संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह हुआ संथाल परगना में। और ये बिरसा मुंडा जो है ये आदिवासी संथाल आदिवासी के द्वारा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ये सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। सन्यासी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र ढाका है, ढाका था, रंगपुर, मैमनपुर थे। तो 3 जगह थे सन्यासी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र, तो ढाका, रंगपुर और मैमनपुर। रंगपुर, मैमनपुर, ढाका। सन्यासी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? तो नेतृत्वकर्ता में थे केना सरकार, दर्जी नारायण मंजन शाह, मूसा शाह भवानी पाठक और देवी चौधरानी। तो देवी चौधरानी, ये 4 हो जाएगा, देवी चौधरानी, मूसा शाह भवानी पाठक और दर्जी नारायण मंजन शाह, मूसा शाह भवानी पाठक, देवी चौधरानी और केना सरकार।
ठीक है, ये कौन थे? तो सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व करता थे। सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को जाता है। वारेन हेस्टिंग्स जो थे ये सन्यासी विद्रोह को दबाने का कार्य किया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को आनंद मठ उपन्यास में सर्वप्रथम 1882 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। वंदे मातरम को कब प्रकाशित किया गया था आनंद मठ में? तो 1882 में। सन्यासी विद्रोह से बिहार भी प्रभावित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सेशन हुआ था तो गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये गया अधिवेशन का जो है बिहार में हुआ था गया अधिवेशन। तो बिहार में कितने अधिवेशन हुए थे? तो एक 1912 में हुए थे बांकीपुर अधिवेशन, और वहीं आर.एन. माधोलकर थे बांकीपुर अधिवेशन के जो है अध्यक्षता जो किए थे। ठीक है, सॉरी, आर.एन. माधोलकर, रंगनाथ माधोलकर। ठीक है, रंगनाथ माधोलकर, आर.एन. माधोलकर हो जाएगा, सही है। तो आर.एन. माधोलकर थे। तो ये हो गया, और एक हुआ था, तीसरा हुआ था, ये दूसरा हुआ, और ये पहला हुआ। ठीक है, गया अधिवेशन 1922। फिर 1903 हुआ 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में हुआ, कहाँ हुआ? तो ये 1940 ईस्वी में रामगढ़ में हुआ था। ठीक है, रामगढ़ में अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था इसका अध्यक्षता। और ये 66 नंबर भूल गए थे, सॉरी। तो 66 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो बंगाल विभाजन के टाइम में 1905 ईस्वी में। इसका भी व्याख्या देखते हैं। तो स्वदेशी बहिष्कार भारत में बंगाल विभाजन के टाइम पे अपनाया गया था प्रथम बार 19 जुलाई 1905। ये ध्यान देना है, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा हो गया। तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का जो है घोषणा हो गया था। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 19 जुलाई को जो है घोषणा हो गया था। वहीं 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में यह बैठक संपन्न हुआ और बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो गया। और 7 अगस्त को बंगाल विभाजन हो गया था बहिष्कार, और उसी में बहिष्कार आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन का भी घोषणा पारित हुआ कलकत्ता के टाउन हॉल में। 16 अक्टूबर 1905 का दिन में 16 अक्टूबर को यहाँ 7 अगस्त को क्या हुआ था? 7 अगस्त को ये स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन का घोषणा हो गया था। 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ था और बहिष्कार आंदोलन 7 अगस्त को। और 16 अक्टूबर को क्या हुआ था? बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गया, लागू हो गया, यानी 16 अक्टूबर को हुआ था। ये ध्यान दीजिएगा, सॉरी, तो हम पहले 7 अगस्त बता दिए थे, तो 7 अगस्त नहीं होगा, ये 16 अक्टूबर होगा। 16 अक्टूबर को जो है ये लागू हो गया बंगाल विभाजन। 16 अक्टूबर 1905 का दिन जो था ये बंगाल के लिए जो है, पूरे बंगाल के लिए काला दिवस हो जाएगा। ठीक है, समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर बंगाल का शोक दिवस के रूप में। कांग्रेस ने 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयूस फ्रेजर था। तो बंगाल विभाजन के टाइम बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो फ्रेजर था, एंड्रयूस फ्रेजर। और ऐसे लॉर्ड कर्जन था बंगाल विभाजन के टाइम पे। का वायस राय कहा जाएगा बंगाल विभाजन के टाइम। अगला देखिए कि 1922 में हुआ था, 1922 में गया अधिवेशन हुआ था, चित्तरंजन दास थे इसके अध्यक्ष। 1912 में बांकीपुर अधिवेशन हुआ, आर.एन. माधोलकर थे इनके अध्यक्ष। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन हुए था और मौलाना अबुल कलाम इनके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो ये हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान, ये राजकुमार शुक्ल तो हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। तो स्वामी विद्यानंद हो जाएगा। असहयोग आंदोलन स्वामी विद्यानंद ने बिहार से किसानों की अगुवाई की थी। ये हो जाएगा स्वामी विद्यानंद भागलपुर क्षेत्र से। तो असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद जो थे, असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद बिहार के किसानों की अगुवाई की थी। असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों की अगुवाई की थी। किसानों को जो है अंग्रेज का सहयोग करने से मना किया, किसानों को अगुवाई की। दरभंगा महाराज के भू राजस्व वन नीति के विरुद्ध 1919 से 12 के ईस्वी के मध्य में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा के महाराज भू राजस्व और वन नीति के विरुद्ध दरभंगा महाराज के विरुद्ध में किसान आंदोलन चलाया। इस आंदोलन का मिथिला क्षेत्र में व्यापक प्रभाव पड़ा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया था। 1 अगस्त को इसी दिन
ये तिलक की जो है, बाल गंगाधर तिलक की भी जो है मृत्यु हो गई थी। तो इसी दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। और कांग्रेस के विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में, विशेष अधिवेशन हुआ था सितंबर 1920 में कलकत्ता में, लाला लाजपत राय द्वारा अध्यक्षता किया गया था 1920 में। वहीं असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ और असहयोग का लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन के सितंबर 1920 ईस्वी में जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन हुआ था नागपुर अधिवेशन, नागपुर में वार्षिक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो जिसमें असहयोग आंदोलन को अंतिम रूप से स्वीकार किया गया था। और नागपुर अधिवेशन हुआ 1920 में, इसे जो है अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया। वहीं असहयोग आंदोलन जो है 5 फरवरी 1922 को, 1 अगस्त 1920 को जो है प्रस्ताव पारित हो गया था असहयोग आंदोलन का। और 1 अगस्त प्रारंभ हुआ था, 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ था। और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद जो है, चौरी चौरा घटना हुआ था 5 फरवरी को, और 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन 1922 को वापस ले लिया अचानक गांधी जी ने। 22 सितंबर 1921 को मदुरै से गांधी जी ने धोती कुर्ता पहनना जो है छोड़ दिया था, धोती कुर्ता लंगोटी पहनना शुरू किया था मदुरै से 22 सितंबर से। तो ये ध्यान देना है। 1919 ईस्वी में दरभंगा के राजा किसानों ने स्वामी दयानंद के नेतृत्व में आंदोलन किया था, दरभंगा के राजा के विरुद्ध 1919 में। तो किसान आंदोलन के प्रणेता थे, अगुवाई करता थे स्वामी विद्यानंद। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। 1939 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गया में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन हुआ। तो आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में 1939 ईस्वी में भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन गया में हुआ। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन हुआ आचार्य नरेंद्र देव। वहीं बात करें कि बम्बई अधिवेशन हुआ था 1918 में, जबकि इसी टाइम में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, तो 1918 में हुआ, बम्बई में विशेष अधिवेशन हुआ था। तो ये बिहार के ही अध्यक्ष थे, बिहार के ही व्यक्ति थे अध्यक्ष करने वाले। इसकी बम्बई अधिवेशन का अध्यक्षता करने वाले हसन इमाम बिहार के थे, ये ध्यान देना है। वाई सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। सत्याग्रह इन चंपारण के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 69 नंबर का डेविड हेयर हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर के द्वारा किया गया है 1817 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई और 1822 में, 1817 में हुआ कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर ने की। 1822 में, इसके 5 साल बाद 1822 में राजा राम मोहन राय ने एंग्लो हिंदू कॉलेज स्थापित किया, राजा राम मोहन राय ने एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किया। वहीं 1825 में फिर राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 17 में किया एंग्लो हिंदू स्कूल का स्थापना, 1822 में किया एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना। वहीं 3 साल बाद किया राजा राम मोहन राय वेदांत कॉलेज की स्थापना। और 1804 में सर जेम्स मैकीटोन्स ने बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई का स्थापना किया 1804 ईस्वी में। मैकीटोन्स, ये ध्यान देना है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत शुरू हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा का जो है वास्तविक प्रयास 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत प्रारंभ किया गया था। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय, एडवर्ड हाइट ईस्ट और राधाकांत देव, वैद्यनाथ मुखोपाध्याय आदि ने मिलकर किया था। तो 1817 में जो है कलकत्ता का हिंदू कॉलेज का जो स्थापना किया था, हिंदू कॉलेज तो डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय, एडवर्ड हाइट ईस्ट, राधाकांत देव और वैद्यनाथ मुखोपाध्याय के द्वारा किया गया। हिंदू कॉलेज को 1855 से लेकर 2010 तक प्रेसिडेंसी कॉलेज कहा गया। 2010 तक प्रेसिडेंसी, 1855 से 2010 तक प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय नामकरण इसका 2010 ईस्वी में, फिर इसको 2010 में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय नाम रखा गया। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया। जोनाथन डंकन ने 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज का स्थापना किया, संस्कृत कॉलेज। ठीक है, तो 1791 ईस्वी में बनारस संस्कृत कॉलेज का स्थापना किया। ये हो गया। तो
तो 70 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। तो ये हो जाएगा करजन ने कहा था। ठीक है, कि कांग्रेस का महल जो है लड़खड़ा रहा है और इसे मैं मरने मतलब इसे भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं इसे शांति के साथ इसे मरने में सहयोग, मतलब कि कांग्रेस को मरने में सहयोग कर सकूं। कितना खतरनाक था, कितना मतलब ये बदतमीज किस्म का इंसान था, करजन ने कहा था। तो ये जो है हो गया 70 नंबर का फुल एनालिसिस। 2-3 क्वेश्चन जो है मैथ का छूटा था, तो कोई बात नहीं, वो जो है थोड़ा हार्ड था इसीलिए नहीं बना पाए। तो चलिए 70 नंबर का हो गया। अगला में आपका जो है ये लेके आएंगे हिस्ट्री का अगला पार्ट। तो हिस्ट्री का रहेगा 40 क्वेश्चन का फुल एनालिसिस रहेगा। तो इंतज़ार कीजिएगा अगले वीडियो का। थैंक यू, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फुल वीडियो देखे होंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।